हेलो बच्चों, नमस्कार। लर्निंग पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 7वीं की जो भूगोल है उसका, हमारा भूगोल की जो पुस्तक है उसका नाम है हमारा पर्यावरण। इस पाठ्य पुस्तक के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, इसकी रीडिंग भी मैं आपको करवाऊंगी। ये एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 7वीं की, और इसके शॉर्ट नोट के थ्रू आप समझ सकते हैं। बाद में मैं आपको इसकी रीडिंग भी करवाने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज लेकर मैं आपको के लिए लेकर आई हूँ, तो ये देखना। ये अपने शॉर्ट नोट्स आप इनको देखकर बना भी सकते हैं अपने, और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारा इसका जो पहला अध्याय है, जो पहला टॉपिक है, वो हमारा आता है पर्यावरण। नॉर्मली रूप में हम देखें तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है कि ढका होना, यानी चारों ओर से ढका होना या घेरे होना, वो पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हमारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग दे रखी है, थोड़ी सी। तो इसको हम चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे दे रखी है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, मैंने उसमें बताया ना, परि का अर्थ होता है चारों ओर। किसी भी जीवित प्राणी यानी सजीव वस्तु या जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। कि जो भी जीवित प्राणी के चारों ओर हम देखते हैं, लोग भी मिलते हैं, हम स्थान भी देखते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम देखते हैं, जो प्रकृति हमारे चारों तरफ है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, वो सभी हमें चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, जो कि पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। उसी को हम पर्यावरण बोलते हैं। फिर हमारे जो पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो मेनली इसके 3 घटक में हम इसको बांटते हैं। एक आता है इसका प्राकृतिक घटक, दूसरा आता है मानव निर्मित घटक, और तीसरा है मानव। तो जो प्राकृतिक घटक है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रकृति से जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो हमें हमारे प्राकृतिक घटक में आती हैं। जैसे वायु, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, ये प्रकृति पद्धत है। जल, स्थल, सजीव यानी जो जैव मंडल है, सजीव वस्तुएं, सजीव जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो ये प्राकृतिक घटक हैं। ये प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप प्रदान की हुई हैं, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। फिर आता है मानव निर्मित घटक, जो मानव ने बनाए हैं, उनको हम मानव निर्मित, मानव यानी मनुष्य निर्मित के द्वारा बनाए गए घटक, जो भी चीजें मानव ने बनाई हैं वो मानव निर्मित घटक के अंदर आएंगी। जैसे इमारतें आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि मनुष्य ही बनाता है, पार्क भी मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, पुल, सड़क, उद्योग। तो ये थे हमारे मानव निर्मित घटक। फिर आता है मानव स्वयं एक जैसे पर्यावरण का घटक है। एक व्यक्ति इसके अंदर आता है, व्यक्ति के बाद परिवार आता है, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति होती है वो मानव के अंदर इसको हम शामिल करेंगे। तो इसमें से एक क्वेश्चन जैसे ऐसे बनता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक घटक नहीं है, कौन सा मानव निर्मित घटक नहीं है। इनमें से 3 किसी एक का दे देंगे और एक में से इसको अलग दे देंगे, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि प्राकृतिक घटक के अंदर वायु, जल, स्थल, सजीव अथवा जैव मंडल। मानव निर्मित, जो मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं आपको ध्यान में रखनी हैं, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, रेलवे लाइन, रेलवे, तो ये इस तरह के जो मानव निर्मित आपको पता ही चल जाएगा। फिर आता है मानव के अंदर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, पूरा समुदाय यानी गांव, मोहल्ला, धर्म उसका हो सकता है। शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को भी हम मानव घटक के अंदर शामिल करते हैं।
फिर आता है पर्यावरण जीवीय और अजीवीय, दो प्रकार के इसके अंदर तत्व पाए जाते हैं। जीवीय सजीव प्राणियों का जो संसार होता है, जैसे पादप एवं जंतु, ये सजीव होते हैं जिसको हम जीवीय बोलते हैं। फिर आता है अजीवीय, जिसके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, उसको हम निर्जीव, इसको सजीव बोलते हैं जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जिसकी सांसें चलती हैं। अजीव, इसको हम निर्जीव भी बोलते हैं। निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल के अंदर कोई भी जीवन नहीं पाया जाता। फिर आता है हमारा प्राकृतिक जो पर्यावरण है, वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर हमारे 4 जो मंडल हैं वो शामिल होते हैं, जैसे वायुमंडल, जैव मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या होता है? वह क्षेत्र जिसमें हम वन, कृषि, खनिज, पशुचारण भूमि, मानव बस्तियों के लिए जो भूमि उपलब्ध करवाता है वो स्थल कहलाता है। जिसमें हम कृषि करते हैं, जिसमें हम पशु चराते हैं, जिसमें हमारे मकान बने हुए हैं, जिस भूमि पर हमारे वन हैं, वो क्षेत्र हमारा स्थल मंडल कहलाता है। ये इसके अंदर मैंने दिखा भी रखा है, जहाँ मकान है, हमारे व्हीकल चल रहे हैं, ये इस डायग्राम के अंदर मैंने शो भी कर रखा है इस चीज को। तो आप इजीली, और आपकी बुक में भी ये दे रखा है, तो उसमें से भी आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरा आता है जल मंडल। जल मंडल जल का वह क्षेत्र होता है जो जल से घिरा हुआ होता है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। इसके अंदर होता है नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि, जो जल से घिरे हुए होते हैं, जिसके अंदर जल पाया जाता है उसे जल मंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जलीय जंतु भी होते हैं इस जल मंडल के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों तरफ वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो हम सांस लेते हैं वो वायु कहलाती है। जो एक पतली सी परत होती है, इससे क्या, ये हमें जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं, जो तेज धूप होती है, उनसे ये परत हमें गर्मी से बचाती है, उन किरणों से हमें बचाती है। तो ये होती है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर जैसे ये हमारा आसमान में जैसे हवाई जहाज चलते हैं, तो ये वायुमंडल में चलते हैं। आपने देखा होगा ना, एरोप्लेन चलते हुए, हेलीकॉप्टर चलते हुए, तो वो वायुमंडल में चलते हैं, वो होता है वायुमंडल। फिर आता है जैव मंडल। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल यानी एक सजीव संसार, सजीव मैंने बताया जिसमें जीवन हो, जिसमें सांस चलती हो, वो सजीव संसार का जो निर्माण करते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ स्थल, जल एवं वायु यानी तीनों जब मिलते हैं तभी किसी जीव का निर्माण होता है। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखना, स्थल, जल और वायु मिलकर ही जीवन को संभव बनाते हैं। इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परितंत्र। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। जो जीवधारी होते हैं उनमें आपस में और आसपास का जो उनके पर्यावरण होता है, उनके बीच उनका जो संबंध होता है वही परितंत्र कहलाता है। जैसे घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर या किसी छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। फिर आता है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण क्या होता है कि मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण होता है वो मानवीय पर्यावरण होता है। देखो, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। कि मानव अपनी सुविधा के अनुसार पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करता है। जैसे प्राचीन मानव अधिकांश इच्छाएं प्रकृति से पूरी हो जाती थी। जो प्राचीन मानव था वो खाद्य संग्रह का काम करता था, शिकार का काम करता था, पशु पक्षियों एक छोटे से क्षेत्र में ही अपनी कृषि कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी तो उसके अनुरूप वो मानव ने पर्यावरण को अपने अनुरूप ढालने के लिए विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए। जैसे आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया,
आज देखते तो हम बहुत सारी गाड़ियां हैं, उद्योग लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे समय की मांग के अनुसार मनुष्य ने जो पर्यावरण है उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने का जो प्रयास किया है, जो ढाला है पर्यावरण को, वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा शॉर्ट नोट्स के जरिए मैंने आपको पहला लेसन कंप्लीट करवा दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं है। रीडिंग भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाली हूँ एनसीईआरटी बुक्स की। तो आप मेरे साथ बने रहिए लर्निंग पॉइंट में। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।